बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो चैप्टर है वो एक न्यू चैप्टर है जिसको हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं या जर्मन यूनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो जर्मन स्मॉलर स्टेट्स थी जो पिछले 2-3 साल से 300 साल से आ रहे थे, स्मॉलर स्टेट्स, वो आपस में यूनिफाई किस तरह होते हैं। क्योंकि हमने इटालियन यूनिफिकेशन में पढ़ा कि बहुत सारे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से ये स्टेट्स जो हैं इनमें जो हर्डल्स होती हैं यूनिफिकेशन के प्रोसेस में, वो बहुत सारे अवामिल होते हैं। मसलन ये कि उन इलाक़ों में एथनिक डाइवर्सिटी, ये कि लोगों का कल्चर का इख्तलाफ होता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ रिलीजन होते हैं, इसके अलावा लीडरशिप इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ होते हैं, अच्छा लैक ऑफ लीडरशिप होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल लाइक मिलिट्री, वीक मिलिट्री फोर्सेस, अच्छा इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ द स्टेट, फॉरेन स्टेट्स का इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये वो हर्डल्स होती हैं जिनकी वजह से ये स्टेट्स जो हैं ये यूनिफाई नहीं हो पाती। इस चैप्टर के इस सीरीज़ में जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, वो इस पूरे प्रोसीजर जो होता है यूनिफिकेशन का, उस पर एक सरसरी सी निगाह डालना है। उम्मीद करूँगा मुझे यकीन है कि इस लेक्चर के बाद आपको यूनिफिकेशन के पूरे प्रोसीजर का आइडिया हो जाएगा कि होता क्या रहा है यूनिफिकेशन के दौरान। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि सबसे पहले 300 से ज़्यादा स्टेट्स थी जर्मनी के अंदर, जर्मन रीजन के अंदर। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं 1801 टू 1815, तो इस टाइम पीरियड में वो 300 स्मॉलर जर्मन स्टेट्स को मर्ज करके ओनली 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 39 स्टेट्स हमारे पास हुई। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि जो पीछे 300 स्टेट्स थी वो मर्ज होकर 39 स्टेट्स हुई। तो ये 39 स्टेट्स एक किस्म का उनके लिए आसानी हुई कि हम जर्मन स्टेट्स को, अब सिर्फ 39 स्टेट्स को उन्होंने गवर्न करना है, ना कि 300 स्टेट्स को करना है। उनके लिए एक फ़ायदा हुआ। इसके पीछे एक और लॉजिक हुआ, जो एक हर्डल बना यूनिफिकेशन में कि यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, जर्मनी मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो अब 39 स्टेट्स हैं, इनके जो प्रिंसेस थे, जो महाराजे थे, राजे थे, वो अब चाह रहे थे कि हमारी मुनापली यहाँ पे रहे हर स्टेट के अंदर, अपनी अपनी स्टेट के अंदर। तो हर एक अपनी मुनापली कायम करने के लिए एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रहे थे, अपनी पावर्स को सरेंडर नहीं करना चाह रहे थे। तो इसको हम कहते हैं जेलसी फैक्टर। तो ये जेलसी फैक्टर ये था कि जब भी जर्मनी के अंदर कोई यूनिफिकेशन की बात होती तो ये लोग इसकी मुखालफत करते थे। तो ये फॉरेन स्टेट्स की उनको सपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे ये होता है, ये ऑस्ट्रिया, कांग्रेस ऑफ वियना 1815, कांग्रेस ऑफ वियना में ये तय होता है कि इन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है, इसको जर्मन फेडरेशन भी बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन भी बोलते हैं, तो इन सब स्टेट का एक पार्लियामेंट बना दिया जाए। ठीक है ना। वो पार्लियामेंट क्या करेगा, उसका हेड बना दिया गया मीटरनिक को। मीटरनिक कौन था? मीटरनिक ऑस्ट्रिया का मिनिस्टर था, चांसलर था, फॉरेन मिनिस्टर था। तो उसको इसका हेड बना दिया जाए, और तो इनके जो भी मामलात होंगे इन जर्मन स्मॉलर स्टेट्स के, वो मीटरनिक उनको हैंडल करेगा। अब मीटरनिक क्योंकि यूनिफिकेशन के ख़िलाफ़ था। क्यों ख़िलाफ़ था? क्योंकि उसकी वो जो बादशाहत है, प्रेसिडेंसी है, वो ख़तरे में पड़ जाती थी अगर वो जर्मनी को मुत्तहिद होने देता। दूसरा ये कि ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस था साउथ स्टेट्स पे जर्मनी की,
तो वो उनको चाहता था कि वो उसके इन्फ्लुएंस से ना निकलें, वो उनको अपने साथ मर्ज करना चाहता था। तीसरा ये कि ऑस्ट्रिया खुद लीडरशिप चाहता था पूरी जर्मन स्टेट्स की, कि अगर मुतहद भी हूँ तो मेरी छतरी के नीचे मुतहद हूँ। मैं ज़रा आपको मैप अब दिखाता हूँ। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब नीचे आते हैं, जो मेरी तरह मेरा छोटा सा हाथ का बनाया हुआ समझने के लिए मैप है। ये हमारे पास प्रूशिया है, ये भी जर्मनी की एक स्टेट है। प्रूशिया के ईस्ट में रशिया है। प्रूशिया के ऊपर दो इलाके हैं, होल्स्टीन चिल्जविग। अच्छा, ये अंडर आते हैं डेनमार्क के। ये अब देख रहे हैं प्रूशिया के ऊपर डेनमार्क है नॉर्थ साइड पे, जिसके पास एक दो इलाके हैं। ये मैं आपको इनकी स्टोरी सुनाऊंगा कि ये इलाके इनके पास क्यों हैं और इनका क्या इशू था। फिर ये छोटी छोटी स्टेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने डब्बे से बनाए हुए हैं, ये मैंने इनको नाम दिया कि ये जर्मन स्मॉलर स्टेट्स थी जो 39 थी। इनके साथ ही एक इलाका है राइनलैंड। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन फ्रांस एंड प्रूशिया, या हम कह सकते हैं जर्मन स्टेट्स। फ्रांस के ऊपर सीधा ब्रिटेन है, नीचे हम देखते हैं तो इटली है, इटली के साथ इधर ऑस्ट्रिया है। तो ये एक सरसरी सा हमारे पास मैप है। तो इशू ये होता है, ये जो प्रूशिया है, यहाँ पे दो तीन इस टाइम पीरियड में काम होते हैं। एक काम ये होता है कि तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो प्रूशिया है वो एक काम करता है। सबसे पहले ख़ुद को मजबूत करता है, अपनी जो उसकी इंटरनल मैटर्स हैं उन पे फोकस करता है। अपनी जो मिलिट्री है उसको 5 लाख से 7,50,000 तक लेके जाता है। अच्छा, वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है। वो ये जो जर्मन स्टेट्स हैं नॉर्थ साइड पे जो इसके करीब हैं, वो उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत करता है। तो सीन ये होता है कि ये जो ऊपर वाले इलाके हैं नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स एंड प्रूशिया, इनकी इकोनॉमी बेटर हो जाती है, साउथ वालों की नहीं होती। अच्छा, यूनिफिकेशन में ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब नेशनलिज्म राइज करता है यहाँ पे, जब जर्मन पीपल कहते हैं कि हमारी एक स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे हम सब मिल के इकट्ठे रहें, ना कि डिवाइडेड रहें, तो उस वक्त जो सबसे बड़ी हर्डल आती है, जो सबसे बड़ा मसला आता है, वो यही आता है कि हम किस तरह इसको यूनिफाई करें। क्योंकि हम देखते हैं 1830 और 1848 का जो रेवोल्यूशन है वो दोनों नाकाम होते हैं। इन रेवोल्यूशन में ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारी एक यूनाइटेड जो है स्टेट होनी चाहिए, जिसमें ऑल द पीपल वर बिलोंग टू जर्मनी। अच्छा, सीन ये होता है कि यहाँ पे 2-3 प्रूशिया में काम होते हैं। एक इनका जो किंग है जो पहले से था वो मर जाता है, उसकी जगह कैज़र विलियम वन आता है। कैज़र विलियम वन ये क्या करता है, इस जो पहला किंग था ये ऑस्ट्रिया का हामी था, इसको सपोर्ट करता था और थोड़ा डरपोक किस्म का बंदा था। ये जो कैज़र विलियम फर्स्ट है ये बड़ा मजबूत आसाब का बंदा था और ये के ताकतवर बंदा था और बहादुर बंदा था। ये ऑस्ट्रिया के भी ख़िलाफ़ था। ये जर्मनी को यूनिफाई करना चाहता था, लेकिन ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया यहाँ से निकल जाए। ये जो जर्मन फेडरेशन है, जर्मन कॉन्फेडरेशन है, इसमें से निकल जाए ऑस्ट्रिया, और टोटल जो यूनिफिकेशन है इसके अम्ब्रेला के नीचे हो, जर्मनी के प्रूशिया के अम्ब्रेला के नीचे हो। इसने सबसे पहले काम किया, बिस्मार्क नाम के बंदे को इसने चांसलर लगाया। पहले उसको आर्मी में लगाया था, फिर उसके आइडियाज़ उसको क्लिक कर गया तो उसने उसको चांसलर लगा दिया। बिस्मार्क की हिस्ट्री है, कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, वो आगे हम लेक्चर्स में बताएंगे सारा। इस वक्त हमने आपको प्रोसीजर बताना है कि किस तरह जर्मनी जो है यूनिफाई हुआ था। ये जो बिस्मार्क हैं, ओटो वन बिस्मार्क,
इन्होंने ही जर्मनी को यूनिफाई किया। इन्हीं का मेजर रोल है। किस तरह इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए, इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स के ज़रिए, वार्स के ज़रिए, मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, अलाइंसेस के ज़रिए इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जर्मन यूनिफिकेशन नहीं है, बल्कि जो बिस्मार्क है उसकी जो लाइफ है, उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उसकी जो डिप्लोमेसी है, चाहे मिलिटरीली है चाहे वो पॉलिटिकली है, उसको हमने डिस्कस करना है। दैट इज़ बेसिकली जर्मन यूनिफिकेशन। यहाँ पे एक मज़े की बात है, बिस्मार्क की एक कोटेशन है जो डिज़रायली पीएम थे, डिज़रायली ब्रिटेन के उस वक्त के, तो उन्होंने उनको एक महफिल में एक बात की थी कि मैं जर्मन यूनिफिकेशन किस तरह करूँगा। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई थी, स्ट्रेटजी नहीं, एक कोटेशन बात की थी जिस पे उन्होंने उसी तरह मनवन अमल किया। उन्होंने कहा था ही वुड अटैक ऑन डेनमार्क इन ऑर्डर टू गेट चिल्सविग एंड होल्स्टीन। उन्होंने कहा कि मैं डेनमार्क से लड़ाई करूँगा, जंग करूँगा, अटैक करूँगा डेनमार्क पे, उनसे ये 2 इलाके लेने के लिए, होल्स्टीन और चिल्सविग को। अच्छा, देन पुट ऑस्ट्रिया आउट ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन। ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है जिसका हेड था ऑस्ट्रिया, इसको मैं निकालूंगा। इट मीन्स कि ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करूंगा। थर्ड में वो कहता है एंड फाइनली अटैक एंड फ्रांस, और लास्ट में मैं फ्रांस के ऊपर हमला करूंगा। फ्रांस के ऊपर हमला क्यों करूंगा, ये भी एक स्ट्रेटजी है। तो ये 3 स्टेप बताए उन्होंने अपनी एक कोटेशन में। वो कन्वर्सेशन में थे डिज़रायली के साथ, उनको ये बात करते हैं, और डिज़रायली ये बात कोट करते हैं कि बिस्मार्क ने मुझे ये कहा था कि वो सबसे पहले डेनमार्क पे अटैक करेगा, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा, फिर फ्रांस पे अटैक करेगा। डेनमार्क पे करेगा इन इलाकों के लिए, ऑस्ट्रिया को जर्मन कॉन्फेडरेशन से निकालने के लिए, और फ्रांस पे अटैक करेगा लास्टली। तो इस तरह वो यूनिफाई करेगा जर्मनी को, और वही होता है। उसकी पहली स्ट्रेटजी डेनमार्क वाली थी, दूसरी उसकी ऑस्ट्रिया वाली थी, तीसरी फ्रांस वाली थी। हम यहाँ पे ही डिस्कस करते हैं। हम बता चुके हैं ये प्रूशिया है, इसके साउथ में ऑस्ट्रिया है, इसके ईस्ट में रशिया है, इसके नॉर्थ में डेनमार्क है, और इसके वेस्ट में फ्रांस है, फ्रांस से नॉर्थ में ब्रिटेन है, देन इटली है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये मामला किस तरह चलाता है। बिस्मार्क चांसलर बन जाता है। बिस्मार्क ने देखा कि 1830 और 1848 के रेवोल्यूशन में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ थीं। एक देखी कि स्टेट कमज़ोर थी, उन्होंने अपनी स्टेट को मजबूत किया। एक देखा कि मिलिट्री कम थी, उन्होंने अपनी मिलिट्री को मजबूत किया, बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, 5 से 7.5 लाख तक ले गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक गेम देखिए, ये होल्स्टीन है, ये चिल्सविग है। इस इलाके में जो है जर्मन पीपल रहते हैं, थोड़े से और कौमों के लोग रहते होंगे, मोस्टली जर्मन रहते हैं, और ये होल्स्टीन है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, एक ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ लंदन भी इसको बोलते हैं, ये डेनमार्क के हवाले की गई, और ये सेमी ऑटोनोमस रीजन इसको डिक्लेयर किया गया कि ये ऑटोनोमस रीजन तो होगा लेकिन सेमी होगा, जिसको कंट्रोल करेगा डेनमार्क। लेकिन ये डेनमार्क का हिस्सा नहीं होगा, ये सेमी ऑटोनोमस होगा। इस बात पे एग्रीमेंट हो गया, सारी स्टेट्स ने मिलके हाँ कर दी। प्रूशिया ने भी, जर्मन कॉन्फेडरेशन ने भी, डेनमार्क, ब्रिटेन, जितने भी यूरोपियन पावर्स थी उस वक्त की, उन सब ने ये एग्री किया। अच्छा, हो गया। लेकिन सीन ये होता है कि 1863 में डेनमार्क का जो पीएम आता है, किंग आता है, तो वो इनको मर्ज कर देता है अपनी स्टेट्स के अंदर। जैसे आजकल हुआ कश्मीर की टेरिटरीज़ को इंडिया ने अपनी टेरिटरीज़ में मर्ज कर दिया, तो मेन स्ट्रीम में लेके आए उसको, उन्होंने भी इसी तरह कर दिया। तो इट वाज द वायलेशन ऑफ लंदन ट्रीटी। तो प्रूशिया आउट खड़ा हुआ कि ये गलत बात है, आप लोगों ने इसको अपने अंदर मर्ज क्यों किया। तो यहाँ से इनकी लड़ाई शुरू होती है। ये जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क जल्दी जल्दी एग्रीमेंट करता है ऑस्ट्रिया के साथ, कहता है ये जो 2 इलाके हैं, अगर हम मिल के इस पे अटैक करते हैं
तो एक हिस्सा तुम ले लेना, एक मैं ले लूँगा। ऑस्ट्रिया इस चीज़ पे एग्री हो जाता है। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया इस पे जंग करने लगते हैं। अच्छा, जंग से पहले एक काम करते हैं, वो इर्द गिर्द के जो फॉरेन पावर्स हैं, नेबरहुड में स्टेट्स हैं, उनको एतमाद में लेते हैं। क्या होता है इसमें, यही 1863 में रशिया के अंदर, रशिया का इलाका पोलैंड है, यहाँ से ऊपर पोलैंड, यहाँ पे नॉर्थ साइड पे, तो पोलैंड के लोग रिबेल करते हैं रशिया के खिलाफ, क्योंकि पोलैंड का जो उस वक्त किंग होता है वो रशिया का किंग ही होता है, पोलैंड का किंग, क्योंकि जो कांग्रेस ऑफ वियना है उसमें जो पोलैंड स्टेट है उसको रशिया के अंडर दे दिया गया था। तो ये लोग रिबेल करते हैं, ये लोग बगावत करते हैं रशियन किंग के खिलाफ। तो जब बगावत करते हैं तो रशिया अपनी आर्मी के ज़रिए इनको सुप्रेस करता है। इनको सुप्रेस क्या करता है, ये लोग भाग के प्रूशिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब ये लोग प्रूशिया के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो बिस्मार्क था ये इनको पकड़ के रशिया के हवाले कर देता है। रशिया उन लोगों को मार देता है और रशिया इस तरह जो बिस्मार्क है वो एहसान करता है रशिया के ऊपर कि वो उन लोगों को जो रशियन स्टेट के ख़िलाफ़ थे पोलैंड के अंदर, वो पकड़ के रशिया को देता है। इस तरह इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। अच्छा, ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क एग्रीमेंट कर लेता है कि ये इलाके तुमको दे दूंगा। अब ये रशिया भी चुप, ऑस्ट्रिया भी चुप। अच्छा, ये फिर रहता है फ्रांस। इस वक्त यहाँ पे था नेपोलियन थर्ड। अच्छा, नेपोलियन थर्ड जो था, ये बिस्मार्क उसको एक इन्वेस्टर के ज़रिए, फ्रांस के इन्वेस्टर के ज़रिए ही पैगाम भिजवाता है, बल्कि प्रूशिया के इन्वेस्टर के ज़रिए जो फ्रांस के अंदर होता है, कि अगर तुम खामोश रहे तो मेरा इरादा है कि ये जो साउथ वाली स्टेट्स हैं, ये जो साउथ रीजन है, ये मैं तुमको दे दूँगा। एक एवं ही उसने हवाई बात छोड़ी, ना कुछ लिख के दिया ना कुछ। तो उसने फ्रांस को ये बात कह के इसको भी न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, इटली उस वक्त डिसयूनाइटेड था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। अच्छा, अब ब्रिटेन की बात आई तो ब्रिटेन ने कहा नहीं, मैं डेनमार्क का साथ दूंगा, आप वार नहीं करोगे। तो अब इसको पता था कि ये भी मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ है, ये भी, इस फर्ज करो न्यूट्रल तो था ही, ये भी मोरली मेरे साथ है, क्योंकि उसको लालच दिया उसने। तो अब क्या है कि ब्रिटेन जो है ये अकेला अटैक नहीं करेगा, उसने इसको अपीज़ किया और इस दौरान उसने अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने मिलके होल्स्टीन और चिल्सविक के इलाके पर, इट मीन्स कि उसने डेनमार्क पे अटैक कर दिया। डेनमार्क पे अटैक करके उन्होंने इन टेरिटरीज़ को अपने अंदर ले लिया, अपने कब्ज़ा में ले लिया, इनको फतह कर लिया। अच्छा, अब ये दो टेरिटरीज़ किसके पास हैं, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के पास। ब्रिटेन भी कुछ नहीं कर सका, दूसरी कोई स्टेट कुछ नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया इनको। और एक हवाले से इन्होंने इंटरनेशनल जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ लंदन, उसको वायलेट भी किया हुआ था। तो देन ये एग्रीमेंट के तहत ये दो इलाके इनको दे देते हैं, प्रूशिया को और ऑस्ट्रिया को। अब एक स्टेप हो गया हमारे पास। इस स्टेप में क्या होता है, ये जो इलाके हैं ये छीन लिए जाते हैं, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिल के छीने डेनमार्क से। अब अगली गेम देखते हैं क्या होता है। ये डेनमार्क था, इसने इलाके इनको दे दिए। अब इनकी जो तकसीम होनी थी ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के दौरान दरमियान, ये क्या था, अब इसको ज़रा देखें। ये होल्स्टीन है, इसमें जो है ये मोस्टली डैनिश पीपल ज़्यादा रहते थे, इस रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले, इस कौमियत के लोग रहते थे, डेनमार्क के लोग। तो ये जो चिल्सविक है मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें कौन से लोग रहते थे, जर्मन पीपल रहते थे। यहाँ पे बिस्मार्क ने एक गेम की, उसने अपनी बॉर्डर के साथ वाला इलाका जो है, नीचे साउथ वाला चिल्सविक, जिसमें जर्मन पीपल ज़्यादा रहते हैं, वो ऑस्ट्रिया को दे दिया। ये ऑस्ट्रिया को कहा कि तुम इसके मालिक हो, और ख़ुद ये वाला हिस्सा ले लिया, होल्स्टीन वाला। होल्स्टीन वाला लिया जिसमें क्या है, जर्मन पीपल कम है और डैनिश पीपल ज़्यादा हैं, और ये चिल्सविक इसके पास आ गया। बात हो गई, इनके दरमियान सिस्टम चलता रहा। लेकिन ये जो है किंग है, ये जो बिस्मार्क है, जो चांसलर है प्रूशिया का, ये बड़ा समझदार था। इसने एक काम किया,
इसने ना इसी चिल्सविक के अंदर लोगों को उकसाया नेशनलिज्म के नाम पे कि आप लोग ये कहो कि हम प्रूशिया के साथ मिलना चाहते हैं, हम जर्मन जो पीपल हैं और हम जर्मन स्टेट्स के साथ इल्हाक करेंगे, हम ऑस्ट्रिया के साथ नहीं करते। तो इन लोगों ने रिबेल किया, इन्होंने इख्तलाफात किए। तो ऑस्ट्रिया क्या करता है, आर्मी भेज के इनको सुप्रेस कर देता है, बहुत सारे लोगों को कत्लेआम भी करता है, मारता है। अच्छा, जैसे ही ऑस्ट्रिया का कत्लेआम करता है उस वक्त प्रूशिया क्या करता है, प्रूशिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है, एक लॉबी क्रिएट करता है जर्मन स्टेट्स के अंदर, जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर और अपनी स्टेट्स के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे कि ये ज़्यादती हो रही है कि जर्मन पीपल का कत्लेआम किया जा रहा है, उनके जो राइट्स हैं उन पे डाका डाला जा रहा है। तो जब ये सीन होता है तो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। इसके साथ बिस्मार्क एक काम करता है, वो इन स्टेट्स को उकसाता है कि जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है उसमें से ऑस्ट्रिया को निकाल दिया जाए। यस, गेम चेक करें ज़रा। जर्मन कॉन्फेडरेशन का हेड मीटरनिक था, उसको हटा दो। अब इसका, क्योंकि ये जर्मन पीपल के ख़िलाफ़ है, यहाँ पे इसने जर्मन पीपल का कत्लेआम किया चिल्सविग में, तो इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। ऑस्ट्रिया को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा था कि ये छोटा सा प्रूशिया ये अब मुझे सबक सिखा रहा है, मेरी अब इंसल्ट कर रहा है। ऑस्ट्रिया को इंसल्ट फील होती है। ऑस्ट्रिया बदले में प्रूशिया के साथ वार स्टार्ट कर देता है। अब प्रूशिया के साथ ये वार स्टार्ट करता है। इस दरमियान में एक अच्छी खासी एक और गेम होती है। क्या होती है? लैम्बार्डी और वेनेशिया। लैम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये दो इटालियन टेरिटरीज हैं, इटालियन प्रोविंसेस हैं इटली के अंदर। ये इटली है, इसके अंदर ये किसकी टेरिटरी है? ये ऑस्ट्रिया की टेरिटरी है। सर ज़रा यहाँ पे गेम चेक करें। ये जो वेनेशिया है और लैम्बार्डी है ये ऑस्ट्रिया के हैं और ये इटली की टेरिटरी है। इटालियन पीपल चाहते हैं कि ये इलाके जो हैं लैम्बार्डी और वेनेशिया ये ऑस्ट्रिया से हम ले लें। अब इटली, यहाँ पे भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हैं और ये जर्मनी के अंदर भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हैं। अच्छा, तो बिस्मार्क इनके साथ भी एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई मैं ऑस्ट्रिया के साथ जंग लड़ने लगा हूँ, ठीक है ना, तो तुम मेरा साथ दो तो जो ऑस्ट्रिया के पास इलाके हैं तुम्हारे वो मैं आपको वापस करवा के दे सकता हूँ। इटली का केवर था उस वक्त, इटली का जो उस वक्त किंग था पाइडीमोंट का, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है अभी हम आपके साथ हैं। यस, यहाँ पे गेम चेक करें ज़रा। ये वेनेशिया वाला इलाका ऑस्ट्रिया के पास है और ये अब इटालियन पीपल लेना चाह रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट में साथ दिया प्रूशिया का कि हम वार में आपका साथ देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया वेनेशिया पे। पाइडीमोंट जो था, पाइडीमोंट उस वक्त वहाँ पे मजबूत था। जिस तरह यहाँ पे प्रूशिया मजबूत है जर्मन स्टेट्स के अंदर, इसी तरह इटालियन स्टेट्स के अंदर पाइडीमोंट मजबूत था। तो पाइडीमोंट अटैक करता है वेनेशिया पे। जैसे ही वेनेशिया पे अटैक करता है ऑस्ट्रिया अपनी आधी आर्मी इटली भेज देता है। जब ऑस्ट्रिया आधी आर्मी इटली भेजता है, इधर से ये लड़ाई प्रूशिया के साथ भी करता है। अब सिमल्टेनियसली दो वार्स हो रही हैं, एक यहाँ पे इटली के अंदर, एक यहाँ पे प्रूशिया के अंदर। तो ये अब देखें कि ऑस्ट्रिया डिवाइड होता है। जैसे ही ऑस्ट्रिया डिवाइड होता है तो जो बिस्मार्क है अपनी मिलिट्री यहाँ पे भेजता है और ऑस्ट्रिया को डिफीट कर देता है। और ये जितनी भी स्टेट्स थी साउथ साइड पे जहाँ पे मिलिट्री थी ऑस्ट्रिया की, सारा कुछ था वो सारा अपने कब्जे में ले लेता है प्रूशिया अपनी आर्मी के ज़रिए। और ये काम सिर्फ 7 दिनों के अंदर होता है। गेम चेक करें, क्या स्ट्रेटजी होगी इस बंदे की, क्या कितने बड़े कैलिबर का ये बंदा होगा कि इसने एक ही टाइम पे 2 वार स्टार्ट करवाई, ऑस्ट्रिया को डिवाइड किया, उसकी मिलिट्री को डिवाइड किया, उसकी पॉलिसी को डिवाइड किया। और ये कि ऑस्ट्रिया को उसने आइसोलेट करने के लिए गेम खेली। उसने फ्रांस को कहा कि मैं ये जो जर्मन स्टेट्स हैं ये आपको दे दूंगा अगर आप न्यूट्रल रहते हो तो। रशिया के साथ टर्म्स अच्छे थे, ताल्लुकात बेहतर थे, तो
रशिया इसका साथ देता रहा। ये भी इसने रशिया को कहा कि जो ब्लैक सी है, जो रीजन है, वहाँ को अगर आप उस रीजन में अगर आप इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करोगे तो देन आई विल सपोर्ट यू। रूसिया ने कहा, बिस्मार्क ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप यहाँ पे न्यूट्रल रहें। रशिया खुश हो गया कि ब्लैक सी में मेरे इंटरेस्ट जो हैं वो सिक्योर हो रहे हैं। अच्छा, ब्रिटेन यहाँ पे खामोश होता है कि ये इनका इंटरनल मैटर है। फ्रांस को कहता है कि ये साउथ स्टेट मैं आपको दे दूंगा। अब ये देखें कनेक्टेड इवेंट्स किस तरह कनेक्ट होते हैं। अब जो अगला मरहला होगा उसमें ये फ्रांस और इनकी लड़ाई होगी, तो इन्हीं स्टेट्स की बात होगी जो इसने वादा किया था इनके साथ। ये भी एक वर्बली प्रॉमिस था कि ये जो इलाके हैं जर्मन साउथ जर्मन स्टेट्स जो हैं वो हम आपको देंगे। अब यहाँ पे रशिया को वादा किया गया कि ब्लैक सी में जो आप वायलेट करोगे इंटरनेशनल लॉज देन वी विल सपोर्ट यू। इटली को इसने कहा कि इफ़ यू पीपल सपोर्ट अस देन वी विल लिबरेट द areas which are called Lombardy and Venetia. Lombardy was liberated firstly with the help of France, then only the remaining part under Austrian influence was the Venetia. तो विनीशिया भी हम आपको आज़ाद करवा के देंगे। बात क्लियर होगी। अब ये गेम किस तरह डल रही है ये ज़रा हम देख रहे हैं। बिस्मार्क पूरा यहाँ पे खेल रहा है। अच्छा, तो बात हो गई ख़त्म कि ये इस तरह करेंगे, और 7 दिनों के अंदर ही इटली की मदद से प्रूशिया ऑस्ट्रिया पे अटैक करता है और ऑस्ट्रिया के जो जर्मन स्टेट्स हैं उन पे कब्ज़ा कर लेता है। जब आर्मी ऑस्ट्रियन की टेरिटरी में ऑस्ट्रियन टेरिटरी के अंदर घुसती है तो उस वक्त बिस्मार्क फ़ौरन आर्मी को मज़ीद आगे मार्च करने से रोक देता है। जो प्रूशिया का किंग है वो यहाँ पे ऑस्ट्रिया के अंदर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन जो बिस्मार्क है वो रोक देता है, कहता है नहीं 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 नहीं, ये हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं है, जंग होती है, लड़ाई होती है, ये हमारे भाई हैं, हमने इनको नाराज़ नहीं करना। और सिर्फ क्या करता है प्रूशिया, ये जो साउथ वाले स्टेट्स हैं इनको मिला लेता है। अच्छा, अब गेम क्या है ज़रा ये देखिए। ये नॉर्थ साइड वाले इलाके होल्स्टीन चिल्जविग इनको जैसे ही मिलाता है, यहाँ पे ये एक नॉर्थ जर्मन स्टेट्स के नाम से एक अलग ग्रुप बना देता है कि हम अब यूनाइटेड हैं। सिर्फ साउथ वाले जिन पे ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस है वो हमारे साथ अभी नहीं है। वो जब मिलते हैं तो उनकी ट्रेड हो जाती है, सारा कुछ, तो एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है। साउथ वाले अब चाहते हैं कि हम भी इन जर्मन स्टेट्स का हिस्सा बने। अच्छा देखें, अब यहाँ पे एक पूरी उसने जर्मन कॉन्फेडरेशन जो नॉर्थ साइड की है वो बना दी। अब साउथ वाले रह गए हैं, तो उन्होंने देखा कि इनकी आपस में ट्रेड है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, सारा कुछ ठीक है, तो ये भी एक चार्म था, अट्रैक्शन हो रही है इस तरफ। तो उस अट्रैक्शन को कवर अप करने के लिए इन्होंने ऑस्ट्रिया पे लड़ाई की, अटैक किया, लेकिन कुछ स्टेट्स वो भी थी जो ऑस्ट्रिया की हम ही थी। तो यहाँ पे एक सिविल वार का ख़तरा था। ये लोग कुछ ना कुछ किसी हद तक अब बिस्मार्क के खिलाफ नफरत कर रहे थे। अब बिस्मार्क को 2 इश्यूज़ यहाँ पे थे। एक, इसने वादा किया था फ्रांस को कि मैं आपको जर्मन स्टेट्स जो थी साउथ साइड वाली वो आपको दूंगा। अच्छा, एक ये बात थी कि अगर मैं इनको खुलेआम एनेक्स करता हूँ जिस तरह डेनमार्क ने इन स्टेट्स को किया था तो मेरे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। अच्छा, दूसरा क्या करता है बिस्मार्क, वो ये कि इन लोगों में नेशनलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए कि हम जर्मन स्टेट्स के साथ शामिल हों, उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसने कुछ करना था, क्योंकि ये लोग नफ़रत कर रहे थे बिस्मार्क से, प्रूशिया से, कि वो ज़बरदस्ती एनेक्स कर रहा है टेरिटरीज़ को, या ऑस्ट्रिया को यहाँ से उसने निकाला ये वो, या निकालना चाह रहा है। तो 7 दिनों के अंदर बात ख़त्म हुई, उसने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया। तो एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रिया ये चीज़ें सारी छोड़ देता है, टोटल जर्मन स्टेट्स, और ये इटालियन का जो विनीशिया है वो भी छोड़ देता है। अब यहाँ पे सिमल्टेनियसली हम सारे इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया अपनी औकात में आता है, अपनी ओरिजिनल जो उसकी टेरिटरी है उसमें आ जाता है। इटली जो है उससे विनीशिया उसको मिल जाता है, पाइडीमोंट को। अब इस वक्त जो नेपोलियन थर्ड है वो डिमांड करता है, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारे यहाँ सेकंड स्टेप था वो अब ऑस्ट्रिया के साथ इसने वार की,
ऑस्ट्रिया को 7 दिन के अंदर हराया, जिसकी वजह से उसने वेनेशिया इटली को दिलवाया और अपनी जो जर्मन स्टेट्स थी वो अपने कब्ज़े में ली। अच्छा, अब ये जो लोग थे इसमें नेशनलिज्म नहीं था, इनको गुस्सा था कि ज़बरदस्ती किस तरह आप इस तरह निकाल के आप हमको अनेक्स कर सकते हो। तो इन लोगों को अपना लॉयल बनाने के लिए इसने एक और गेम की, वो गेम है थर्ड स्टेप। वो फ्रांस और इनकी आपस में लड़ाई। किस तरह लड़ाई होती है भाई, यहाँ पे बिस्मार्क 2 गेम करता है। बिस्मार्क की डिप्लोमेसी देखें कि ये आज के दौर से भी कहीं एडवांस लगती है हमें। ये फ्रांस है, इसके साथ एक इलाका है, एक मुल्क है स्पेन, आज भी है, मौजूद है दुनिया के नक्शे पे, ये स्पेन है। सीन ये होता है, इसी दौरान स्पेन के अंदर बगावत होती है, रिबिलियन होता है, अच्छा रेवोल्यूशन आता है, लोग जो किंग था उसको हटा देते हैं। अब ये जो नया किंग लगाते हैं, ये जो प्रूशिया है इसके रिलेटिव है। अब ये देखते हैं 2 बातें हो रही हैं। पहली बात ये थी, सॉरी मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, पहली बात ये थी, ये जो वादा किया था फ्रांस को कि साउथ स्टेट्स में आपको दूंगा, तो नेपोलियन ने वो डिमांड की कि मुझे दो। सारे उसने अपना एम्बेसडर भेज के बिस्मार्क से डिमांड की कि वो जो साउथ स्टेट्स आपने की थी वो मुझे दो। और नेपोलियन ये क्या करता है बिस्मार्क उस एम्बेसडर को कहता है कि आप नेपोलियन थर्ड को कहें कि आप ये चीज़ें मुझे लिख के दो। अंदाज़ा लगाएं, फ्रांस एम्बेसडर अपने को जो प्रूशिया के अंदर है उसको कहता है कि बिस्मार्क को कहो कि ये साउथ स्टेट्स मुझे दो। बिस्मार्क उसको कह रहा है कि ये मुझे लिख के दो कि ये आपको चाहिए, और नेपोलियन इतना कम अकल है कि वो लिख के दे देता है कि ये जो आपने मुझे कहा था मैं आपको स्टेट्स दूंगा, ये मुझे दो। और जब जैसे ही वो लेटर मिलता है बिस्मार्क को, बिस्मार्क उसको उसकी जो कॉपीज़ हैं वो पूरे यूरोप के अंदर फैला देता है, हर स्टेट को भेज देता है कि ये इंटेंशन है फ्रांस की, वो हमारी टेरिटरीज़ को अनेक्स करना चाहता है। और ये जो नेपोलियन थर्ड है, ये नेपोलियन फर्स्ट जो था, जो 1801 से 1815 में था, ठीक है ना, उसी तरह की पॉलिसीज़ को अपनाए हुए है कि ये अब दोबारा इसकी इंटेंशन जो है सारे करीब के इलाकों को अनेक्स करने वाली हैं। तो इससे ब्रिटेन के अंदर, इटली के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, दूसरी सारी स्टेट्स के अंदर एक बात फैल गई कि जो नेपोलियन थर्ड है ये भी नेपोलियन फर्स्ट की तरह की इंटेंशन रखता है। ये पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन को प्रमोट करना चाहता है, इंटरनल मैटर्स को, इंटरवेंशन को, दूसरी स्टेट्स को अनेक्स करना चाहता है, वही नेपोलियन की तरह। तो एक नफ़रत पैदा होगी पूरे यूरोप में, फ्रांस को क्रिटिसाइज़ किया गया, फ्रांस आइसोलेट हो गया, इस वजह से किसी ने भी फ्रांस का साथ नहीं दिया। एक पॉइंट ये हुआ जो बिस्मार्क ने किया। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि स्पेन के अंदर रिबिलियन आता है, रेवोल्यूशन आता है, लोग पुराने जो किंग था, वहाँ का एग्जिस्टिंग किंग था, उसको हटा देते हैं। अच्छा, अब वो नया किंग जो लगाते हैं वो किसको लगाते हैं, वो जो प्रूशिया का किंग है उसके एक रिलेटिव को बिठाते हैं, ऑफ़र करते हैं कि आप यहाँ पे बैठो। ये चीज़ फ्रांस को हजम नहीं होती। फ्रांस कहता है इस तरफ से भी प्रूशिया है जो मुझे ख़राब कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, और इधर से भी स्पेन का किंग है वो प्रूशिया का रिलेटिव निकल आए, तो मैं तो बिल्कुल ही इनसर्कल्ड हो जाऊंगा इनके दरमियान, जिसको हम कहते हैं कि सैंडविच बन जाऊंगा। इधर से ये मुझ पे अटैक करेंगे या नफ़रत करेंगे या ख़राब करेंगे मुझे, इधर से ये करेंगे तो मेरा नुकसान होगा। ये 2 चीज़ें थी। होता क्या है, फ्रांस एहतजाज करता है, तो जो प्रूशिया का किंग है वो इस चीज़ से एग्री होता है, और जो स्पेन का किंग जो अपना रिलेटिव लगा रहा था वो नहीं लगने देता, कहता है कोई और लगा लो, मेरे रिलेटिव्स को ना लगाओ। अब यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह गेम हो रही है। बिस्मार्क जो है उसको इस चीज़ का बड़ा गुस्सा था, चुप तो था। अच्छा, इस दौरान इनकी सेटलमेंट होती है, उसी दौरान फ्रांस का एम्बेसडर मिलने आता है इसी सिलसिले में प्रूशिया के किंग को। फ्रांस का सफ़ीर जैसे ही प्रूशिया के किंग को मिलने आता है इस मैटर के लिए, हालांकि ये दोनों किंग्स का आपस में मैटर जो है बाइलेटरली सॉल्व हो गया होता है, उसके कुछ अरसे बाद, कुछ दिन बाद,
जब इन्वेस्टर मिलने जाता है तो किंग मिलता नहीं है उसको। किंग ये कह के मिलने से इनकार करता है कि जिस मैटर के लिए आप आए हो वो हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब क्या करता है ये किंग, यही सूरत हाल बिस्मार्क को बताने के लिए लेटर लिखता है बिस्मार्क को, जो बिस्मार्क कैपिटल में नहीं होता। तो बिस्मार्क को जैसे ही वो लेटर मिलता है कि जो फ्रांस ने कहा था हमने मिल के उनका मैटर सॉल्व कर दिया था, तो उसका सफ़ीर आया, सफ़ीर इसी मैटर के लिए आया था, तो मैंने मिलने से इनकार कर दिया। तो जैसे ही बिस्मार्क को वो लेटर मिलता है, बिस्मार्क उसको ख़राब करता है, उसकी वर्ड्स को मैनिपुलेट करता है। तो उसमें लिखता है कि जो फ्रांस का कि प्रूशिया का किंग है उसने फ्रांस के सफ़ीर की इंसल्ट की। पहली बात उसने फ्रांस के सफ़ीर की इंसल्ट की, और दूसरी बात वो लिखता है कि और मिलने से भी इनकार कर दिया। ये दो वर्ड्स ऐड करवा के तो इसको पब्लिश करवा देता है, इस लेटर को बिस्मार्क। जैसे ही ये पब्लिश होता है तो पूरे यूरोप में ये बात फैल जाती है कि जो प्रूशिया का किंग है उसने फ्रेंच सफ़ीर की इंसल्ट की, और ये कि उस सफ़ीर को मिलने से भी इनकार कर दिया। तो ये इस तरह इंसल्ट फील हुई फ्रांस को कि ये क्या, प्रूशिया ने तो हमारी इंसल्ट कर दी, और फ्रांस ने आओ देखा ना था उसने अटैक कर दिया प्रूशिया के ऊपर। अब ये गेम चेक करें, उसने प्रूशिया पे अटैक किया। जैसे ही उसने अटैक किया तो बातें दो थी, एक ये कि जर्मन लोगों को बिस्मार्क ने कहा कि ये आप लोगों को अनेक्स करना चाह रहा है, और पूरी दुनिया को भी ये अवेयर करवा दिया उसका वो लेटर दिखा के कि ये जो नेपोलियन थर्ड है इसकी इंटेंशन दूसरी स्टेट्स को अनेक्स करना है, और ये वही जिस तरह नेपोलियन फर्स्ट ने किया था, जर्मन स्टेट्स को अनेक्स किया था, इसी तरह इसकी इंटेंशंस हैं। तो फ्रांस क्योंकि आइसोलेट था तो इसने फ्रांस पे अटैक कर दिया। तो फ्रांस से भी ये ड्रामेटिकली ये वार विन कर जाता है प्रूशिया। प्रूशिया फ्रांस से ये जंग जीतता है, और इस तरह ये लोग साथ देते हैं प्रूशिया का। अच्छा, ऑस्ट्रिया भी इस मैटर पे न्यूट्रल रहता है। लिसन, ऑस्ट्रिया क्यों न्यूट्रल रहता है हालांकि ये जंग हार चुका था? वो इसलिए कि प्रूशिया ने इसको एंटागोनाइज नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने जर्मन स्टेट्स पे अटैक कर लिया था, उनको अपने कब्जे में ले लिया था, उन्होंने ऑस्ट्रिया को नाराज़ नहीं किया, उन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की, उन लोगों को डिटेरियोरेट नहीं किया। अच्छा, उन लोगों को ज़्यादा गुस्से में एंटागोनाइज नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रिया बेसिकली न्यूट्रल रहा। अब बात करें तो फ्रांस जंग हार जाता है, तो ये अपनी जो विक्ट्री है प्रूशिया का किंग, ये फ्रांस के पैलेस मिरर, जो पैलेस था पैलेस ऑफ मिरर, उसमें सेलिब्रेट करता है अपनी विक्ट्री को। और ये जो वार है 1871 को ख़त्म होती है, और वो भी प्रूशिया की विक्ट्री के ऊपर। प्रूशिया ये जंग जीत जाता है, राइनलैंड का इलाका, अल्सैस, लोरेन यहाँ पे इलाके हैं वो भी ले लेता है, और उन सब को एक अलग जर्मन रियासत का नाम देता है जिसको हम जर्मनी बोलते हैं। अब इसका किंग जो है कैज़र विलियम फर्स्ट था, इसका चांसलर जो है वो बिस्मार्क था। होल्स्टीन, चिल्सविग, ऑल जर्मन स्टेट्स, नादरन, सदरन एंड अल्सैस लोरेन, ये सारे इलाके अब यूनिफाई होके जर्मनी बन जाते हैं। तो ये था हमारा जर्मन यूनिफिकेशन। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, बिस्मार्क की पॉलिसी, उसकी स्ट्रेटजी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक वार्स, ठीक है ना, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। पहले स्टेप में हमने देखा कि किस तरह उसने होल्स्टीन और चिल्सविग को एनेक्स किया, फिर हमने देखा कि उसने ऑस्ट्रिया को कैसे यहाँ से निकाला जर्मन कॉन्फेडरेशन से, फिर हमने देखा कि इस पूरे यूनिफिकेशन करने के लिए उसने फ्रांस के साथ किस तरह लड़ाई की। तो ये वो 3 स्टेप्स हैं जो बिस्मार्क ने अपना के अपनी उस कोटेशन को प्रूव किया जो उसने डिज़राइली को बोली थी कि ही वुड अटैक ऑन डेनमार्क in order to get Schleswig and Holstein, put Austria out of German Confederation,
एंड फाइनली अटैक ऑन फ्रांस। तो ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका पूरा एक प्रोसेस बताया कि किस तरह जर्मनी जो है वो यूनिफाई होता है, मैप के ज़रिए ही मैंने आपको बताया। तो अगला जो हमारा होगा इसका, हम टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे कि जर्मनी में पूरा प्रोसीजर क्या होता है, डिटेल के साथ नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपसे सारा डिस्कस करूँगा। फिर लास्ट में हम इसके बुक रेफरेंसेस भी देखेंगे जो हमने कोटेशंस लिखी हुई हैं, और इसके अलावा पास पेपर्स जो हैं CSS के, PMS के, उनको भी हम अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से निकाले गए हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।